अर्जेंटीना के लेजेंड रिकेल्मे ने कहा कि टोनी क्रूज इज द क्लोजेस्ट थिंग आई हैव सीन इन फुटबॉल टू फेडरर प्लेइंग टेनिस। आई थिंक इससे बढ़िया एनालॉजी नहीं हो सकती टोनी क्रूज को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आप मॉडर्न मिडफील्डर्स देखेंगे तो टोनी क्रूज का उसमें एक अलग ही ओहदा है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप डाउन द ईयर्स कुछ टीम्स देखें जिन्होंने कंसिस्टेंटली कुछ चैंपियनशिप्स जीती हैं, जो कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल रहे हैं अपनी अपनी लीग में, तो आपको उन टीम में वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स तो मिलेंगे ही, लेकिन उन टीम्स में आपको ऐसे प्लेयर्स भी बहुत मिलेंगे जो अंडररेटेड रहे हैं, जो वर्ल्ड क्लास नहीं होंगे, जो हर मैच में 6/10, 7/10, 8/10 परफॉर्मेंसेस देंगे एंड दे विल बी राइट देयर सॉलिड, जिन पे आप रिलाई कर सकते हैं। टोनी क्रूज एक ऐसे एक्सेप्शन है कि वो एक ऐसे प्लेयर तो हैं ही जिन पे आप रिलाई कर सकते हैं, हु इज ऑलवेज देयर, बट वो 7/10 या 8/10 वाले प्लेयर नहीं है। ही इज अ 9/10 और 10/10 वाले प्लेयर इन एवरी मैच। ही इज ऑल्सो वर्ल्ड क्लास। द थिंग इज कि जो लाइमलाइट है वो टोनी क्रूज को नहीं मिलेगी बिकॉज उनके अराउंड खेल रहे हैं प्लेयर्स जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, करीम बेंजीमा, लूका मॉड्रिच जो खुद बैलन डोर विनर है। उसके अलावा अगर हम मैनेजरियल स्टैंड पॉइंट से बात करें तो जिनेडिन जिडान, कार्लो एंचेलोटी जो अपने आप में लेजेंड्स हैं और सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ विनिंग एवरीथिंग फॉर देयर क्लब। यहीं पे अगर हम करंट क्रॉप की बात करें तो सारी हेडलाइंस कौन ले जाते हैं? विनीशियस जूनियर, जूड बेलिंगम, अभी नए जो लड़के आए हैं कामाविंगा, चुआमेनी। लेकिन दो कांस्टेंट जो हमेशा रहे हैं इस मिडफील्ड के अराउंड वो है टोनी क्रूज और लूका मॉड्रिच। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेंगे कि इसमें से अगर एक को चुनना हो, लूका मॉड्रिच या टोनी क्रूज, तो चांसेस हैं कि ज्यादातर लोग लूका मॉड्रिच को चुनेंगे, और चुनना भी चाहिए जिस तरीके के वो प्लेयर हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि टोनी क्रूज किसी भी मायने में एक कम प्लेयर हो जाते हैं, लेसर प्लेयर हो जाते हैं। आई जस्ट फील कि टोनी क्रूज बिकॉज उनमें वो फ्लेयर नहीं है, आप टोनी क्रूज को स्किल्स करते हुए नहीं देखेंगे। टोनी क्रूज एक बहुत सिंपल प्लेयर है, नो नॉनसेंस प्लेयर है, तो शायद वो रीजन है कि टोनी क्रूज को लाइमलाइट, वो ग्लैमर जो हम कहते हैं, वो नहीं मिलता है। और फिर से मैं कह रहा हूं, आप टोनी क्रूज के लिए राय पूछेंगे किसी भी फुटबॉल फैन से, सारे फैंस कहेंगे वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लेजेंड है, ब्रिलियंट प्लेयर है। लेकिन आप बोलेंगे कि इस एरा के आपको 3 कोई मिडफील्डर चुनने हो, तो शायद कम चांस है कि टोनी क्रूज उसका हिस्सा होंगे। मैं बस इतना सा कह रहा हूं, लेकिन वो उस ब्रैकेट में आना फुल्ली डिजर्व करते हैं, नो डाउट अबाउट इट। टोनी क्रूज को अगर कोई फ्रेज है एक्सप्लेन करने के लिए तो वो है सिंपल येट इफेक्टिव। टोनी क्रूज को, जैसा मैंने कहा, आप स्टेप ओवर्स करते नहीं देखेंगे, रूलेस, क्रॉकेटास, इलास्टिकोस मारते नहीं देखेंगे। टोनी क्रूज की जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है, जो सबसे खतरनाक चीज टोनी क्रूज को बनाती है, वो है उनका विजन और उनकी एबिलिटी पासेस कंप्लीट करने की। अगर हम मॉडर्न गेम में देखें तो बहुत कम प्लेयर्स होंगे जो टोनी क्रूज के आसपास भी होंगे इन टर्म्स ऑफ पासिंग एक्यूरेसी। पिछले 10 सीजन में कोई भी ऐसा सीजन नहीं गया है जहां पर टोनी क्रूज की पासिंग एक्यूरेसी 92% से कम हो, और पिछले 2 सीजन में तो 95% चल रही है। अमेजिंग, रिडिकुलस स्टैट्स। अगर आप FB रेफ पे जाके टोनी क्रूज के इस सीजन के स्टैट्स देखेंगे लीग में, तो अपनी पोजीशन में वो 99 परसेंटाइल है असिस्ट में, 94 परसेंटाइल है शॉट क्रिएटिंग एक्शंस में, 99 परसेंटाइल पासेस अटेम्प्टेड, 96 परसेंटाइल पास कंप्लीशन में, और 99 परसेंटाइल प्रोग्रेसिव पासिंग में। अगर आपको टोनी क्रूज की जीनियस को जानना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, उनकी बहुत सारी हाइलाइट्स देखने की जरूरत नहीं है। आप बस बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट इस सीजन के चैंपियंस लीग सेमीफाइनल का जो फर्स्ट लेग था वो देख लीजिए। जिस तरीके से टोनी क्रूज रन करते हैं गेम को, वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। आपको कभी भी टोनी क्रूज हाईएस्ट गोल स्कोरर्स की लिस्ट में या हाईएस्ट GA प्रोवाइड कराने वाले प्लेयर्स में नहीं दिखेंगे। बट उनकी क्या एबिलिटी है? एक टच लिया, 2-3 प्लेयर्स को गेम से बाहर किया, अपने तरफ अट्रैक्ट किया, एक पास निकाला, गेम पूरा खुल गया। प्रेशर में उनका कोई अपोनेंट है, पीछे जाएंगे, डिफेंसिवली हेल्प करेंगे, अपने आप को एक ऑप्शन बनाएंगे, एक ऐसी बॉल पिंग कर देंगे, तुरंत काउंटर अटैक पे निकल जाएगी रियल मैड्रिड, कुछ नहीं कर सकते आप। और इस क्वालिटी की वजह से टोनी क्रूज कांस्टेंट पार्ट रहे हैं रियल मैड्रिड की टीम का ओवर द इयर्स। अगर आप नए प्लेयर्स की भी बात करें, जूड बेलिंगम हो गए, कामाविंगा हो गए, चुआमेनी हो गए, लेकिन टोनी क्रूज पे हमेशा भरोसा किया कार्लो एंचेलोटी ने। और ये तक रिपोर्ट आ रही थी कि कार्लो एंचेलोटी बैक कर रहे थे टोनी क्रूज को कि आप प्लीज एक और साल रुक जाइए, आप में अभी भी वो एबिलिटी है खेलने की एट द हाईएस्ट लेवल। और टोनी क्रूज ने हमेशा ये मेंटेन किया है कि अगर मैं रिटायर हूँगा तो अपनी पीक पे रिटायर हूँगा। मैं नहीं चाहता कि मैं 40-41 साल की उम्र तक खेलूँ, और अभी भी टोनी क्रूज को देख के लगता है कि वो कहीं से भी स्लो डाउन नहीं हो रहे। मुझे तो लगता है कि टोनी क्रूज अभी भी किसी भी टॉप क्लब में, किसी भी टॉप यूरोपियन क्लब के सेंटर मिडफील्ड का आराम से हिस्सा बन सकते हैं। इतनी ज़्यादा एबिलिटी है उनमें और इतनी ज़्यादा उनकी फिटनेस है। फिटनेस की बात नहीं होती है टोनी क्रूज की ज़्यादा, एब्सोल्यूट प्रोफेशनल
जिस तरीके से टोनी क्रूज ने अपने आप को फिट रखा है, लास्ट 2 साल में उनको एक भी इंजरी नहीं हुई है, और जिसके कारण रियल मैड्रिड के पास हमेशा ऑप्शन रहा है उनकी एक्सपर्टीज का मिडफील्ड में। अगर हम उनकी शूटिंग की बात करें, लेफ्ट फुट राइट फुट दोनों से वो केपेबल हैं इक्वली पावरफुल और एक्यूरेट शॉट लेने में। जर्मन स्नाइपर उनको यूं ही नहीं कहा जाता। जर्मन स्नाइपर से याद आया, जर्मनी के लिए उन्होंने कमबैक किया है। जूलियन नागल्समैन ने खुद उनसे बात करी थी और उनको कहा था कि आप प्लीज़ आइए, जर्मनी में आपकी लीडरशिप की, आपके एक्सपीरियंस की, आपकी क्वालिटी की ज़रूरत है। टोनी क्रूज ने जब से रिटायरमेंट लिया था इंटरनेशनल फुटबॉल से, हालात कुछ अच्छे नहीं रहे थे जर्मनी के पिछले 3 साल में। 2022 वर्ल्ड कप में उनको हार का सामना करना पड़ा था पहले ही राउंड में। लगातार 2 वर्ल्ड कप में वो पहले राउंड से बाहर हो चुके हैं, और इस बार भी लग रहा था कि मिडफील्ड में धार की कमी है। कौन है जो माइस्ट्रो रहेगा, जो कंट्रोलर रहेगा, जो जनरल इन मिडफील्ड रहेगा, कौन वो प्लेयर है जो भूमिका निभाएगा? तो इस लेवल के प्लेयर है टोनी क्रूज की उनका रिप्लेसमेंट ही जर्मनी को अभी तक नहीं मिला, और जिसका रिजल्ट ये है कि नागल्समैन ने उनसे विनती की कि आप प्लीज़ वापस आइए और यूरो जिताने में मदद कीजिए। और टोनी क्रूज के वापस आने के बाद आप देखिए जैसे जर्मनी का हुलिया ही बदल। आप टोनी क्रूज को चावी बुस्केट्स वाले ब्रैकेट में डालेंगे, जो आप कहेंगे कि फ्लैशी नहीं थे, आपको स्किल्स करते हुए बहुत ज्यादा याद नहीं आएंगे, लेकिन इतने ज्यादा इफेक्टिव थे कि बहुत ही अहम हिस्सा थे अपनी टीम का। जैसे जब बुस्केट्स ले गए तब रियलाइज हुआ बार्सिलोना को कि उन्होंने किस लेवल का प्लेयर खो दिया है, क्या वो मिस कर रहे हैं मिडफील्ड में। जो केसीएम की मिडफील्ड थी रियल मैड्रिड की, क्रूज, कैसेमीरो, मॉड्रिच की, उसको ऑलरेडी वो रिप्लेस करने की तैयारी कर चुके हैं। वेलवर्डे, कामाविंगा, चुआमेनी, बेलिंगम, ये प्लेयर्स ऑलरेडी हैं यहाँ पे। लेकिन टोनी क्रूज हैं और उनकी परफॉर्मेंस का कोई 80% भी कुछ अचीव कर लेता है प्लेयर, तो आई थिंक उसका करियर बहुत ही ज्यादा गजब होगा। तो मेंटालिटी, विजन और उस विजन को एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी टोनी क्रूज को मेरे ख्याल से सबसे अलग और सबसे यूनिक मिडफील्डर बनाती है, और ऐसा प्लेयर जनरेशंस में एक बार आता है। टोनी क्रूज इस तरीके के प्लेयर है कि आपको लगेगा कि यार कोई एक्सेप्शनल चीज तो नहीं करी थी, कोई फ्लैशी चीज तो नहीं करी थी फील्ड पे टोनी क्रूज ने, लेकिन जब जब टोनी क्रूज खेलते थे तो मिडफील्ड का कंट्रोल हमारे हाथ में रहता था, एंड ही वॉज सच एन इंपॉर्टेंट प्लेयर कि उनकी वजह से पूरी टीम फंक्शन कर पाती थी। टोनी क्रूज इज द हार्ट एंड सोल ऑफ दिस रियल मैड्रिड टीम, एंड आई थिंक बायर्न ने सबसे बड़ी गलती करी थी जब टोनी क्रूज को वो वेज नहीं दिया था जो वो डिमांड कर रहे थे। मारियो गोट्से को वो वेज दिया, और टोनी क्रूज को लगा था कि वो भी वो वेज डिजर्व करते हैं जो वो करते थे। बायर्न ने 2014 में टोनी क्रूज को जाने दिया, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनसे वो गलती हुई। बट ठीक है, अगर टोनी क्रूज नहीं जाते बायर्न म्यूनिख छोड़ के, तो हमको शायद एक मॉडर्न ग्रेट ऑफ द गेम नहीं मिलता। जिस तरीके से रियल मैड्रिड ने उनको यूज़ किया और जिस तरीके का उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा रियल मैड्रिड के लिए, उनको चैंपियंस लीग वगैरह जिताने में, लीग टाइटल्स जिताने में, सारी ट्रॉफीज जो जीती है, इनफैक्ट बायर्न म्यूनिख में भी ट्रेबल जीता था टोनी क्रूज ने। तो टोनी क्रूज एक बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटेड फुटबॉलर भी हैं। वर्ल्ड कप भी जीता उन्होंने जर्मनी के साथ, और अगर इस साल वो यूरोस भी जीत जाएंगे जर्मनी के साथ, तो सारी ट्रॉफीज पॉसिबल इन क्लब फुटबॉल एंड इंटरनेशनल फुटबॉल हासिल कर लेंगे वो। तो इस लेवल के ग्रेट की बात कर रहे हैं हम। तो टोनी क्रूज को रिटायर होता देख के काफ़ी दुख हो रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि टोनी क्रूज अभी भी आराम से 2-3 साल तक तो खेल सकते थे टॉप लेवल पे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। एक भी उनके गेम में कमी नहीं दिखती है, उनकी फिटनेस में कोई कमी नहीं दिखती है, और उनकी वजह से ये रियल मैड्रिड टीम अलग ही लेवल की दिखती है। तो बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट टू टोनी क्रूज। आई थिंक एक मॉडर्न लेजेंड, मॉडर्न ग्रेट ऑफ द गेम, याद किया जाएगा हमेशा उनको एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर टू हैव प्लेड द गेम। भले ही कोई आपको फ्लैशी चीज करते हुए नहीं दिखते हो, बट वेरी सिंपल, वेरी इफेक्टिव एंड हार्ट एंड सोल ऑफ द मिडफील्ड। तो आपकी क्या राय है टोनी क्रूज को लेके? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप एक रियल मैड्रिड फैन है तो आप बताइएगा जरूर कि आपके क्या इमोशंस है टोनी क्रूज को लेके, एंड व्हाट इज योर फेवरेट टोनी क्रूज मोमेंट। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर इस बार भी चैंपियंस लीग जीत जाते हैं टोनी क्रूज, तो 6 चैंपियंस लीग जीतने वाले प्लेयर्स की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, और बहुत ही कम प्लेयर्स होंगे उस एलीट लिस्ट में। खूबसूरत प्लेयर जिनको आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखें। थैंक यू टोनी क्रूज।